अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग। आज का टॉपिक है स्पाउस यूके स्पाउस वीज़ा के बारे में। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अब मेरा जो मैंने यूके स्पाउस वीज़ा के लिए जब अप्लाई किया था वो सारा प्रोसीजर क्या था। तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकेगी और आप लोग लर्न भी कर सकते हैं कि किस किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमसे भी एक मिस्टेक हुई थी तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपको स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा या फैंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो उसमें दो लोग होते हैं। एक होता है आपका स्पाउस या आपका पार्टनर, ठीक है, उसका। और दूसरा है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब वो जिस बंदे ने अपने पार्टनर या अपने हस्बैंड के पास जाना है यूके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेंट थी और मेरा जो पार्टनर है अगर उसने अप्लाई करना है तो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो तब अप्लाई कर सकता है जब वो ब्रिटिश सिटीजन हो, ब्रिटिश नेशनैलिटी हो उसके पास, या फिर उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो और दोनों की एज जो है वो ओवर 18 हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना पड़ेगा कि आप लोग मैरिड हैं या नहीं है। उसके बाद जी आपको देना पड़ेगा इंग्लिश का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो भी पार्टनर है या जो एप्लीकेंट है वो इंग्लिश जानता है। और फिर उसके बाद तीसरा आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ेगा कि आप जिस अपने हस्बैंड या वाइफ जिसको भी पाकिस्तान से बुला रहे हैं तो आप उसके एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं या नहीं उस, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को प्रूफ करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये है कि आपका जो पार्टनर है जो यूके में बैठा है उसकी तीन चीज़ें देखी जाएंगी। उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप देखी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद उसकी अगली चीज़ होगी उनकी इनकम देखी जाएगी। जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है वो 18,600 पाउंड पर एनम इनकम होनी चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम है, लेकिन ये हो या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे थोड़ी सी भी 100 पाउंड भी कम होगी तो वो सफिशिएंट नहीं होगी। उसके बाद इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको देनी पड़ती है अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। उसके अलावा आपको अपनी पे स्लिप 6 मंथ्स की अटैच करनी पड़ती है। और उसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर होता है वो देना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि जाती हैं आपके पार्टनर या स्पाउस की तरफ से। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट को चाहिए हैं जो मैंने सबमिट करवाए थे उसके अंदर जी मेरा पासपोर्ट था। और अगर आप, मेरा वो फर्स्ट पासपोर्ट था, अगर आपका इससे पुराना पिछला भी कोई पासपोर्ट आपको वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज की वैसे 2 चाहिए होती है लेकिन मैंने 4 फोटोग्राफ्स दी थी। और उसके अलावा आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अच्छा, निकाहनामा जो है ना वो आपने अपने उर्दू वाला नहीं भेजना। आपने अपने निकाहनामे को गवर्नमेंट के जो भी उसका होता है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर जाके आपको उसको रजिस्टर करवाना होगा अपनी शादी को, ठीक है। फिर उसके बाद जो वो आपको देंगे ना वेडिंग सर्टिफिकेट, उसकी एक साइड पे इंग्लिश में लिखा होगा, एक साइड पे उर्दू में लिखा होता है, वो ऑथेंटिक होता है। और फिर उसके लिए आपको ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास उर्दू वाला निकाहनामा है पहले तो वो आपसे कहेंगे जाएं और इसको किसी से ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में करें, फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी आपको अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाने के लिए आपको अपनी शादी की फोटोग्राफ्स देनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको देनी पड़ेगी आपको अपनी टेलीफोन कांटेक्ट का प्रूफ देना होगा। अगर आप ईमेल पे बात करते हैं तो आपको अपनी ईमेल्स की फोटोकॉपी निकाल कर अटैच करनी होगी। अगर आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो मैंने दिया था, अपना व्हाट्सएप का ही दिया था क्योंकि हम व्हाट्सएप पे ही बात करते थे। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप में जाकर, ठीक है, आप का जो पार्टनर है उसके नाम पे आप जाके क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट चैट का। आप उसके अंदर जाके एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी सारी चैट जो है वो एक्सपोर्ट होके एक फाइल में आ जाएगी। आप उसको प्रिंट करवा लें और उसके कुछ प्रिंट्स डिफरेंट डेट्स के अंदर वो अटैच कर दें जिसके अंदर लिखा हो कि इस ईयर से, इस मंथ से लेकर यहाँ तक आप बात कर रहे थे, तो उसमें से आप कुछ जो है वो साथ अटैच कर दें। उसके बाद आपको इंग्लिश का प्रूफ करना होगा। इंग्लिश प्रूफ करने के लिए या तो आइल्स होता है A1 बेसिक सा टेस्ट होता है आइल्स का, आपको वो देना पड़ेगा। मैंने वो नहीं दिया था तो मुझे कहा था कि अगर आप वो नहीं दें तो आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप अपनी डिग्री अटैच कर सकते हैं। तो मैंने मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, ठीक है, और यूके में कम से कम भी बैचलर की डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मेरे हस्बैंड ने क्योंकि लॉयर को हायर किया था और लॉयर ने हमें यही बताया था कि आप अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है तो उसको जो है सिर्फ डिग्री देनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी डिग्री जो थी वो मैंने साथ अटैच कर दी थी जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। वो मैं आपको एंड पे बताती हूँ कि उसकी वजह क्या बनी, ठीक है। उसके अलावा आपको देना पड़ता है टीबी सर्टिफिकेट, ठीक है, और टीबी सर्टिफिकेट और निकाहनामा, ये दोनों चीज़ें ये हैं जो आपको
ओरिजिनल देनी पड़ती हैं। टीबी सर्टिफिकेट के लिए जी आपको टीबी वालों की टीबी सर्टिफिकेट के लिए टीबी टेस्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर, लाहौर के अंदर मैंने वो टेस्ट करवाया था, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको डेट मिलती है, आप उस पर जाएं और आप टेस्ट कराएं। बहुत ईजी सा प्रोसीजर होता है, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है, लाइक 3 to 4 आवर्स लग गए थे, क्योंकि वहाँ और भी एप्लीकेंट्स होते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सांस चढ़ गई। तो आपको नेक्स्ट डे लाइक विद इन 1 or 2 days आपको जो है आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, इसकी फीस होती है 10,000, मैंने 8,600 दी थी आई थिंक, तो 8,000 से 10,000 के दरमियान ही इसकी टीबी टेस्ट की जो होती है ये फी होती है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए जी, आपने अपना इंग्लिश टेस्ट भी हो गया, टीबी सर्टिफिकेट भी, अपने सारे प्रूफ, फोटो कॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी करवा लिया, तो आपने उसके बाद अप्लाई करना है। ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर लें। हम लोगों ने जो है, मेरे हस्बैंड ने यूके से ही एक लॉयर था वो हायर किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से लेट हो, तो लॉयर ने हमें ये डॉक्यूमेंट सारे कहे थे और हमने उनको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। उन्होंने सबको चेक करने के बाद उन्होंने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप जो यूके वीज़ा फॉर्म जो होता है वो आपने फिल करना है, उसके अंदर आपने सारी डिटेल देनी है, और उसके अलावा उसकी फ़ी होती है, जब हमने अप्लाई किया था अराउंड 1500 समथिंग, लाइक 1600 पाउंड मैक्सिमम जो है वो फ़ी थी, तो आपको वो फीस देनी पड़ती है। फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने ये सारा प्रोसीजर करा लिया, तो फिर मुझे जो था अपॉइंटमेंट मिली थी जेरीज की, ठीक है, जेरीज इंटरनेशनल की मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। लाहौर के अंदर उनका ऑफिस था, यही माल रोड के करीब था कहीं, तो वहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। वहाँ पर मुझे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने थे, तो मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर जाकर मैंने मेरा अपनी बारी का इंतज़ार किया। अच्छा, वहाँ पर भी 2 तरह होती हैं। एक ये होता है कि अगर आपको प्रियोरिटी सर्विस चाहिए तो आपको 8 या 10,000 देने पड़ते हैं, तो आपको एक वीआईपी रूम के अंदर भेज देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 10 से 12 लोग होते हैं और उनका काम जल्दी हो जाता है। और उसके अलावा दूसरी नॉर्मल सर्विस है, जिसके अंदर आप पूरा दिन खुआर होते रहें, बैठे रहें, कभी इसके पास जाके फोटो कॉपीज कराएं, कभी उसके पास जाएं, कभी इसके पास जाएं, तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है। आपकी मर्जी, आप जो कराएं। मैंने पैसे देकर मैं वीआईपी रूम में चली गई थी। वहां पर 8 से 10 एप्लीकेंट थे। 4th और 5th नंबर पर, मतलब 2 घंटे बाद मेरी बारी आ गई थी। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, लाइक वो आपकी बायोमेट्रिक करते हैं, आपका जो पासपोर्ट होता है वो उसको जो है वो सील करके अपने पास रख लेते हैं, और आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको रिटर्न कर देते हैं, और आपकी मेरे ख्याल वो फोटो वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका काम हो गया। अब ये जो सारा प्रोसीजर हुआ था, ये मेरा हुआ था 19 मार्च 2019 में मैंने अप्लाई किया था, 19 मार्च को। और उसके बाद जी कहते हैं कि जी अब आप छोड़ दें, 3 to 6 मंथ लगते हैं जी उसका जवाब आने में। तो जी हम वेट कर रहे थे। बहुत ही वो जो दिन होते हैं वो बहुत ही आप सोच रहे थे कि हाय कोई मसला ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो हमने इसी वजह से लॉयर हायर किया था कि कोई प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक ना हो। और जी मुझे 12 जून को मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, जिस पर लिखा हुआ था कि मेरा जो डिसीजन है, उन्होंने ये नहीं बताया था कि आपको वीज़ा मिल गया या नहीं मिला। उन्होंने ये कहा था कि आपका जो वीज़ा है, आपका जो डिसीजन है वो बना दिया गया, तो आप जाकर जेरीज इंटरनेशनल पर आप इस डेट को जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें, अपना पासपोर्ट ले लें। तो जब मैं वहाँ पर गई, अपनी बारी का इंतज़ार किया, और जब मुझे मेरा पासपोर्ट मिला तो जी उसके साथ एक लेटर था, जिस पर उन्होंने कहा था कि हमने आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर दिया है। और वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला दिन था। मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर जब मैंने उसको खोल के पढ़ा था, मैं उसको अटैच कर दूंगी कि किस तरह का लेटर मुझे मेरे पासपोर्ट के साथ मिला था। उसके ऊपर क्लियरली लिखा था कि आपका जो वीज़ा है वो हमने कर दिया रिफ्यूज़, और उसके नीचे फिर उन्होंने रीज़न लिखी हुई थी। उन्होंने कहा था आप हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा था आप रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट जो है उसको भी मीट करते हैं, पर जो इंग्लिश टेस्ट, आप हमारी इंग्लिश का जो टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को आप मीट नहीं करते। फिर नीचे उन्होंने लिखा हुआ था कि जब इंग्लिश के लिए आपने अप्लाई करना है तो या तो आपने आइल्स का टेस्ट दिया हो, या तो फिर आप एजुकेटेड हो, आपके पास डिग्री हो, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, कोई भी डिग्री हो आपने, तो फिर उसको आपने यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके नारिक के नाम से, वहां से उसको आपने वहां से उस डिग्री को दिखाने के बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट पे वो लिख कर देंगे कि आपकी वो पाकिस्तान की डिग्री हमारे यूके के स्टैंडर्ड के हिसाब से बैचलर की डिग्री बनती है या नहीं बनती। तो जी यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये सर्टिफिकेट नहीं लिया था और सिर्फ अपनी डिग्री की कॉपी अटैच कर दी थी।
तो यहाँ से सारी प्रॉब्लम बनी। बहरहाल मेरा वीज़ा जो था वो रिफ्यूज़ हो गया। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। लिटरली मुझसे ना वीज़ा सेंटर से बाहर अकेले आया नहीं जा रहा था। मैं लिटरली शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो उसके ऊपर फिर वो जो मैंने उसको फिर पढ़ा, फिर मैंने अपने आप को संभाला, फिर मैंने सर्च किया कि अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे अब उस लॉयर पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था कि हमने लॉयर हायर इसलिए किया था कि कोई मिस्टेक ना हो। पर देखें, अल्लाह की मर्जी के काम होते हैं, बंदा कुछ नहीं कर सकता, कि जिसका लेट होना होता है ना उसका हो ही जाता है। बहरहाल फिर मैंने फिर पता चला जी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसका अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये हो सकता है कि आपके पास राइट ऑफ अपील है, आप कोर्ट में हमारे डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो, आप राइट ऑफ अपील है आपके पास। और उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ था उसके अलावा एक और होता है कि आप री अप्लाई कर लो, तो दोबारा से सारा प्रोसीजर जो है वो दोबारा से दोहराना पड़ेगा, आइल्स कर लो या जो भी उनकी था। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले घर आते साथ मैंने क्या किया, मैं यूके नारी की वेबसाइट पर गई, ठीक है। मैंने वहां पर जाकर देखा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको हमें भेजनी होगी अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो भेजनी होगी ओरिजिनल, और साथ में हमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर भेजना होगा जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन हो कि आपने जो अपनी डिग्री की है यूनिवर्सिटी से वो वो आपने इंग्लिश में की है। हालांकि मैंने उन्हें बताया कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी ये मेंशन है कि मेरी जो डिग्री है वो सारी हमने इंग्लिश में पढ़ी है, बट दे सेड नो, हम लोगों को इंग्लिश का लेटर चाहिए ही चाहिए। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई, नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन से लेटर बनवाया, टाइप करवाया, और फिर मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उन लोगों को भेजे। और उसकी एक फ़ी थी, लाइक देखें वो फीस डिपेंड कर रही थी कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए कब। लाइक अगर आपको चाहिए, लाइक आप इमरजेंसी में चाहिए, विद इन 24 और 48 आवर्स का था, तो उस हिसाब से उसके पैसे ज़्यादा थे। लाइक मैंने 180 और 170 आई थिंक इतने पाउंड जो थे वो मैंने दिए थे फॉर विद इन 24 आवर उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए। तो विद इन 24 आवर मेरे हस्बैंड को यूके के अंदर ही वो सर्टिफिकेट रिसीव हो गया था। तो उन्होंने फिर वो सर्टिफिकेट जो था वो लॉयर के पास ले गए। तो लॉयर ने वो सर्टिफिकेट को स्कैन करके इमिग्रेशन ऑफिस को जो है ईमेल की, ठीक है। ये उन्होंने दरमियान का रास्ता निकाला, हालांकि ऐसा कोई रास्ता मेरे इल्म में नहीं था। या आप अपील कर सकते हो, रीअप्लाई कर सकते हो, पर लॉयर ने क्या किया, उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर को ईमेल की कि ये डॉक्यूमेंट्स था, इस वजह से ये वाली एप्लीकेशन नंबर का जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हुआ, तो ये सर्टिफिकेट हमारे पास अब है, तो प्लीज़ आप अपना डिसीजन जो है वो रिवर्ट कर लें, आप अपने डिसीजन को ओवरटर्न कर लें। पर लॉयर ने ये ईमेल की, लेकिन इस टाइम के ऊपर मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा लाइक इट डजंट मेक सेंस, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि आप इमिग्रेशन वालों को ईमेल करके उनके मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें वीज़ा दे दें, तो ये कोई तरीका नहीं है। हम रीअप्लाई करते हैं, जो भी करते हैं, पर माई हस्बैंड इज़ लाइक नहीं, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक उस टाइम पर मैं बहुत डिसअपॉइंट थी, तो मैं कह रही थी कि आई नो यार, मैं अल्लाह पे यकीन है, पर अल्लाह इस तरह तो नहीं कहते ना कि आप अपने सारे मामले गलत कर दें। एक लाइक आई वाज बीइंग लाइक वेरी प्रैक्टिकल, सो आई वाज लाइक कि हमारी ये डॉक्यूमेंट्स से ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, ठीक है। आप उनमें से एक डॉक्यूमेंट ना भेजिए और बोलेंगे कि कोई नहीं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो कैसे हो सकता है। इस बात पे भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे ट्रस्ट मी, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मुझे इस टाइम पे बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि जब हमारे एंड पर एक मिस्टेक है, हमारे एक अहम डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लोगों के तो पता नहीं बगैर किसी वजह के वीज़े रुकते रहते हैं, और हमारा तो वाकई एक ओरिजिनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो हमें कैसे इस तरह हमारा वो डिसीजन रिवर्ट हो सकता है। तो जी वो ईमेल का रिस्पॉन्ड आया, रिस्पॉन्स वही था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जी। उन्होंने कहा नहीं, हम आपका वीज़ा जो है हम आपको नहीं दे सकते, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया, आप अपील कर लो, या आप जो है दोबारा से रीअप्लाई कर लो। तो मैं उस टाइम पर तो बस मैंने सोच लिया था बस अब रीअप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखें अपील के अंदर ये होता है, अपील में आपको दोबारा से फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, ठीक है। आप कोर्ट में ले जाते हैं उस डिसीजन को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट में जब डिसीजन जाता है ना, तो उसमें फिर लंबा चौड़ा काम हो जाता है। मतलब कि आपको पता ही नहीं होता कि अब कोर्ट से आपको डेट क्या मिले। कई बार तो आपको साल डेट ही नहीं मिलती, लाइक पूरा साल गुजर जाए आपको कोर्ट की डेट ना मिले, और अगर कोर्ट से डेट मिल भी जाए 1 साल बाद, तो इट्स नॉट लाइक कंपलसरी कि आपके हक में ही फैसला होगा। तो अगर कोर्ट ने कह दिया कि हाँ वो इमिग्रेशन वाले सही कह रहे हैं, तो आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा।
तो जी तो उस टाइम पर बेहतरीन डिसीजन यही लग रहा था कि हम लोग रीअप्लाई करें। लेकिन लॉयर ने एक बार फिर से उनको ईमेल की, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और इंग्लिश का ये डिग्री उन्होंने की हुई थी, हमें इस सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं था, ये अब हमारे पास आ गया, आप प्लीज़ अपने डिसीजन को ओवरटर्न कर लें वरना ये बहुत लंबा प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने ईमेल की और इसके 10 दिन बाद लाइक 4 जुलाई को उनको ईमेल आई, रिप्लाई आया। उन्होंने कहा ओके वी आर लाइक हम लोग अपना डिसीजन ओवरटर्न कर रहे हैं, तो ठीक है आप अपना पासपोर्ट दोबारा से जाकर जैरिस में जमा करा दें। जब मुझे ये ईमेल आई ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी हैरान थी और मैं शॉक थी और मैं एक्साइटेड हो गई। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उस टाइम पर मुझे अपने हस्बैंड की बात बहुत याद आई कि अल्लाह पर यकीन, लिटरली मेरे हस्बैंड का बहुत अल्लाह पर यकीन था और मैं उस टाइम थी ये मेरी मिस्टेक के बाद भी अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी। तो मैं फ़ौरन ही नेक्स्ट डे लाहौर गई, मैंने जाके अपना पासपोर्ट दोबारा जमा करवाया और लाइक विद इन अ वीक मुझे दोबारा टेक्स्ट मैसेज आया कि आपका डिसीजन बन गया, आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं बहुत ही धड़कते दिल के साथ दोबारा पासपोर्ट ऑफिस गई। मैं अब बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि एक बार उसी जगह पर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था जब मैं अपना पासपोर्ट लेकर आई थी। तो मैं बड़ी परेशान होकर गई और जब फिर मैंने वहाँ जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया, उसको मैंने ओपन किया तो उसके ऊपर मेरा वीज़ा लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में लेटर था, उन्होंने कहा कि आपको अपना जो टीबी सर्टिफिकेट है उसको अपने लगेज में साथ ही रखिएगा और विद इन 40 डेज और पता नहीं विद इन अ मंथ आपको जो है यूके में एंटर होना है, ठीक है। मतलब उससे लेट नहीं आप कर सकते, विद इन 40 डेज का वो आपको मिलती है, परमिशन मिलती है। जो वीज़ा मिलता है ना फर्स्ट आपको 40 डेज का ही मिलता है कि आप उसके अंदर यूके में जाए और फिर वहाँ के जो आपके घर के करीबी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक करें तो आपको आपका परमानेंट रेजिडेंट या पीआर कार्ड जिसे कहते हैं, जो कि 2-2.5-3 साल का वीज़ा होता है, आपको वो मिल जाएगा। तो बस फिर फटाफट मैंने तैयारी की और फिर इस तरह से ये मेरी सारी जो यूके स्पाउस वीज़ा की जर्नी थी मैंने आपके साथ शेयर की है। शेयर करने का मकसद भी यही था कि जो मिस्टेक जो प्रॉब्लम हमारे एंड पर हुई हैं वो उनसे आप लोग बच सकें। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने दी है कि नेक्स्ट अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो किसी तरह अगर उनकी हेल्प हो जाए। तो जी ये सारी मेरी स्टोरी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो इससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वीडियो के एंड पर अटैच कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।